नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएन न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक क्षेत्रों से बहुस्तरीय संपर्क के लिए आज प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच होगा। आपको बताते चले, इस योजना का मकसद बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना बनाना और समन्वित क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने कहा है कि 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जीआईएस मोड में डाल दिया है जिन्होंने 2024-2025 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने ये भी बताया है कि गति शक्ति हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगा जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा। अभी हमारे परिवहन के साधनों के बीच कोई समन्वय नहीं है। गति इन सभी बाधाओं को दूर करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भाष्काचार राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान ने इस मंच को विकसित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग सभी परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय होगा। परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित रूप से बैठक करेगा। किसी भी नई जरूरत को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान में किसी बदलाव को मंजूरी देने को लेकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया जाएगा। सभी राज्यों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया गया क्योंकि इससे देश भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी और आगे चलकर मंच का आंकड़ा निजी क्षेत्र को भी दिया जा सकता है। आपको बता चले, अधिकारी ने कहा है कि सड़क, रेलवे, दूरसंचार, तेल और गैस जैसे मंत्रालयों की परियोजनाएं इस मंच पर हैं और इससे कपड़ा और इसके साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों को भी अपने पार्कों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा और इस घटना के तथ्यों से जुड़ा एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपेगा। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सुबह 11 बजे के आसपास राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। कांग्रेस के इस 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल शामिल होंगे। वहीं लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग की। राकेश टिकैत का कहना है कि अब तक अजय मिश्र अपने पद से बने रहे हैं और जब तक निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं होता वहीं इस्तीफा न देने पर उन्होंने आंदोलन करने की बात कही। लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तो यहां से आंदोलन की घोषणा करेंगे। इसको लेकर लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी। लखीमपुर मामले में राकेश टिकैत ने अपनी योजना को लेकर बताया है कि हिंसा में मारे गए किसानों के अस्थि कलश देश के हर जिले में जाएंगे और लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो भारत में अब जल्द ही बच्चों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय औषध प्राधिकरण ने 2 साल से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को कुछ शर्तों के साथ आपात स्थिति में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। आपको बता चले, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने 2 साल से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों में इस्तेमाल के लिए कोविड-19 रोधी टीके वैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया। कंपनी ने इसके सत्यापन और आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के आंकड़ों सौंप दिए थे। सिफारिशों को अंतिम मंजूरी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक को भेज दिया गया था। हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन के सभी टीके ले चुके लोगों को बूस्टर खुराक के तौर पर अपने कोविड-19 रोधी टीके कार्बेवैक्स देने के संबंध में तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए औषधि नियामक से अनुमति मांगी। देश में विकसित आरबीडी प्रोटीन आधारित कार्बेवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण में टीके की खुराक 18 साल से 80 साल के लोगों को दी जा रही है और नतीजे इसी महीने घोषित किए जाएंगे। कंपनी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाने के चुके लोगों को एकल बूस्टर खुराक के तौर पर कार्बोवैक्स देने के संबंध में तीसरे चरण के परीक्षण के वास्ते भारत के औषधि महानियंत्रक से अनुमति के लिए आवेदन दिया। सीरम इंस्टीट्यूट, आपको बता चले, 7 से 11 साल तक के बच्चों के लिए अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के टीके का परीक्षण करेगा। कंपनी ने भारत में इस वैक्सीन का नाम कोवावैक्स रखा। भारतीय दवा नियमित ने इस साल सितंबर में सीरम इंस्टीट्यूट को अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन का 7 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों पर परीक्षण करने की अनुमति दे दी। नोवावैक्स वैक्सीन को सीरम की ओर से कोवावैक्स के नाम से भारत में लिया जाएगा।
तो ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी, जिसके बाद आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी की अगली सुनवाई का दिन बुधवार तय किया गया था। आज एनसीबी की ओर से पहले जमानत पर जवाब दाखिल किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट फैसला करेगा कि आर्यन खान को जमानत देनी भी है या फिर नहीं। आर्यन की ओर से सतीश मान शिंदे और आपको बता चले इसके साथ साथ उनकी टीम कोर्ट में मौजूद रहेगी। आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है कि यह स्वाभाविक है कि अगर जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो इसके साथ साथ उच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं। हमने यहाँ में स्पेशल जमानत अर्जी दाखिल की है। इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को आर्यन खान और 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिका पर जिला कोर्ट में आपको बता चले सुनवाई हुई थी और इसके साथ साथ संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया उन्हें फिलहाल जमानत नहीं मिल पाएगी। दरअसल 2 अक्टूबर को एक क्रूज शिप में की गई रेप पार्टी छापेमारी को एनसीबी को ड्रग्स का सेवन करने के सबूत मिले थे, जिसके बाद इसने कहा था कि उसने आरोपियों से 13 ग्राम कोकीन और इसके साथ साथ 21 ग्राम चरस, 5 ग्राम एमडी और 22 एमडीएमएस से गोलियां जैसी ड्रग्स मिली थी। बाद में पिछले दिनों आपको बता चले रेप पार्टी में उनकी कथित संलिप्तता के लिए 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से 4 लोग शामिल, जिसने मुंबई गोवा यात्रा के लिए उक्त कार्डेलिया क्रूज जहाज को किराए पर लिया था। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान लगातार जारी है। 2 दिन पहले यानी कि सोमवार को पुंछ के घने जंगलों में छिपे आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन चला रही सेना की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए थे। सेना अब इन जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। पुंछ रेंज के डीआईजी ने कहा है कि वक्त लग रहा है, लेकिन हम एक एक शहादत का बदला लेंगे। जानकारी के मुताबिक सोमवार को एलओसी से सटे पुंछ इलाके में 3 से 4 आतंकियों के घुसपैठ की खबर मिली थी। जैसे ही जवानों ने एक्शन शुरू किया, घात लगाए बैठे आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। पुंछ रेंज के डीआईजी विवेक गुप्ता ने कहा है कि 5 जवानों की शहादत के बाद सेना इन जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही। चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाशी की जा रही है, लेकिन इलाका बेहद घने जंगलों से घिरा होने की वजह से थोड़ा वक्त जरूर लग रहा। पुंछ ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया। आतंकियों के खिलाफ एक्शन में आई सेना ने 24 घंटे के भीतर 6 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर की जमीन पर गिरे शहीदों के लहू के हर कतरे की कीमत उन्हें चुकानी होगी। पुंछ सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक जेसीओ सहित 5 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद सैनिकों में से आपको बता चले पहचान नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गजन सिंह, सिपाही इसके साथ साथ सिपाही सरस सिंह और सिपाही एच वैशाख के रूप में हुई है। जसविंदर, मनदीप और गजन सिंह पंजाब के निवासी हैं और वहीं सरस सिंह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के, जबकि वैशाख केरल के कोलम जिले के रहने वाले। तो महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक और झटका लग चुका है। दिल्ली एनसीआर में 13 दिन के भीतर दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए के आसपास महंगी हुई है, वहीं पीएनजी 2 रुपए 10 पैसे महंगी हुई है। दिल्ली में सीएनजी 47 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिक रही थी, जबकि अब 49 रुपए के हिसाब से बिकेगी। नए रेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 35 रुपए 11 पैसे प्रति एससीएम की दर से गैस उपलब्ध होगी। इससे पहले 1 अक्टूबर को सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो, पीएनजी वहीं 2 रुपए 10 पैसे प्रति महंगी हुई थी। सीएनजी और पीएनजी की बढ़ी कीमतें आज आपको बता चले सुबह 6 बजे लागू हो चुकी हैं। राहत की बात यह रही है कि आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई। हर साल पूरे देश में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के असर से छठ पर्व पर भी पड़ चुका है और अब राजधानी दिल्ली में छठ के आयोजन को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। पिछली बार कोरोना के चलते दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व का आयोजन किया गया था। इस साल भी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोरोना के मद्देनजर आदेश जारी कर सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व के आयोजन पर रोक लगा दी। अब इसे लेकर दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने छठ आयोजन के मनाही का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर अनुमति नहीं मिली तो उसके बावजूद छठ पर्व
का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी की दलील है कि अगर पूरी दिल्ली को अनलॉक किया जा सकता है और सभी तरह की एक्टिविटी को अनुमति दी जा सकती है तो छठ के आयोजन पर मनाही किस बात को लेकर। इसे लेकर दिल्ली बीजेपी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी चोटिल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को पूर्वांचलियों का अपमान बताया। अब इस पर पलटवार करते हुए दिल्ली सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने छठ पूजा आयोजन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा। पत्र में मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से छठ पर्व मनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि छठ पूजा उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मनाया जाने वाला बहुत ही शुभ, ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक त्यौहार, विशेषकर पूर्वांचल के लोग बड़ी श्रद्धा और तपस्या के साथ इस पर्व को मनाते हैं। दिल्ली में भी यह पर्व हर वर्ष बेहद निष्ठा के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी पूर्वांचल के लोग अपने परिवार और प्रियजनों के साथ छठ पर्व मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो नवरात्र के 9 दिनों का पावन पर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्र के 8वें और 9वें दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक में कन्या पूजन का विधान है, जो इस पर्व के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। महागौरी को भगवान गणेश की माता के रूप में भी जाना जाता है। आइए आज इस रिपोर्ट के जरिए हम महागौरी से जुड़े कथा और मंत्रों को समझते हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायी मानी जाती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। इनका वर्ण पूर्णता गौर माना गया है और इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष मानी गई है। आपको बताते चले, अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत ही हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ माना गया। इनके ऊपर के दाहिनी हाथ में अभय मुद्रा में और नीचे वाले दाहिनी हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी के मन आहत हो गया था और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आई तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंच गए। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण हो गया। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई दी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया गया। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण की हो जाती है। उसी पल से माँ भगवती का नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा। वहीं वो बैठ गया और इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया और माँ से उसे अपना सवारी बना लेते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भी भेंट करती हैं। आपको बताते चले, देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह देवी के पंचोपचार सहित पूजा करें। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य
मनुष्य को सदैव इनके ही पादार विंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। इनकी उपासना से अर्थजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान दिया गया। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करते हैं। हमें प्रतिभाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम। हे माँ, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पान मसाला खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों की मजबूरी हो जाती है कि वो कहीं भी थूक देते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार अब समाधान लेकर आई है। अब क्या है वो समाधान, इस रिपोर्ट में देखिए। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के थूकने की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। रेलवे प्रशासन की ओर से जुर्माने का प्रावधान भी किए जाने के बाद भी इस समस्या से अब तक निजात नहीं मिल सका है। कोरोना महामारी के दौर में कड़े प्रावधानों के बावजूद रेलवे परिसरों में यात्रियों के सार्वजनिक रूप से थूकने की आदत में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में अब रेलवे परिसर में गंदगी से निपटने के लिए यात्रियों को पाउच वाला पिकदान मिलेगा। दरअसल भारतीय रेलवे अपने परिसरों में विशेषकर पान और तंबाकू खाने वालों द्वारा थूकने के कारण होने वाले दाग धब्बों और निशानों को साफ करने के लिए सालाना लगभग 1200 करोड़ रुपए और बहुत सारा पानी खर्च करता है। ऐसे में यात्रियों को रेलवे परिसर में थूकने से रोकने के लिए 42 स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन या कियोस्क लगाए जा रहे हैं और जहां इसे यात्रियों को 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के पाउच वाला पिकदान मिलेगा। आपको बता दें कि इन पिकदान पाउच को आसानी से जेब में रखा जा सकता है और इनकी मदद से यात्री बिना किसी दाग के जेब में भी अपना पिकदान रख सकते हैं और थूक भी सकते हैं। इस पाउच के निर्माता का साफ कहना है कि इस उत्पाद में मैक्रोमोलेक्यूल पंप तकनीक है और इससे एक ऐसी सामग्री बनाई गई है जो लार में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस के साथ मिलकर जम जाती है। बताया जा रहा है कि इस पाउच को 15 से 20 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थूक को अवशोषित कर उन्हें ठोस में बदल देते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद इन पाउचों को जब मिट्टी में फेंक दिया जाता है तो ये पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और पौधे की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। वहीं आपको बता दें कि नागपुर में भी इस मशीन को लगाना शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर नागपुर नगर निगम और औरंगाबाद नगर निगम के साथ करार भी किया गया है। बताया गया है कि ये पिकदान पाउच जेब भी रखे जा सकते हैं जिनकी सहायता से यात्री बगैर किसी दाग धब्बे कहीं भी किसी भी वक्त थूक सकते हैं। अब देखना ये होगा कि रेलवे की ये कोशिश आखिरकार कितनी कामयाब होती नजर आती है, क्योंकि पाउच का दाम भी लगभग आम आदमी के लिए सही बताया जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या आम इंसान तंबाकू थूकने के लिए भी पैसा खर्च करेगा? तो आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पांचजन ने एक बार फिर से अपने अंक में धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठा दिया। पांचजन ने अपने नए अंक में दुनिया भर की उन घटनाओं का जिक्र किया जिसमें यौन अपराध करने वाले पादरियों की वजह से लाखों बच्चों और ननों को प्रताड़ित होना पड़ा। मामला समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी पत्रिका पांचजन ने अपने अगले अंक में चर्च और पादरियों पर जमकर निशाना साधा। सलीब पर बचपन शीर्षक के साथ लिखी गई कवर स्टोरी में कई घटनाओं का जिक्र करते हुए पांचजन ने लिखा है कि चर्च की सफेदी अपने भीतर कई कलंकित कथाएं समेटे हुए है। पांचजन ने अपने नए अंक जो 17 अक्टूबर को बाजार में आएगा में दुनिया भर की उन घटनाओं का जिक्र किया जिसमें यौन अपराध करने वाले पादरियों की वजह से लाखों बच्चों और ननों को प्रताड़ित होना पड़ा। पांचजन में कहा गया है कि अब भारत में
भी पादरियों के कृत्यों की जांच की मांग की जा रही है। फ्रांस का जिक्र करते हुए 5 जून के आगामी अंक में ये दावा किया गया कि वहां के कैथोलिक चर्च में साल 1950 से लेकर 2020 के बीच लगभग 3,30,000 बच्चों का यौन शोषण किया गया। इन घटनाओं में लगभग 3,000 पादरी आरोपी हैं, जिनमें से कई अभी भी सेवारत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य ने लिखा है कि फ्रांस में चर्च से जुड़े विभिन्न विवादों और बाल यौन शोषण की घटनाओं की जांच करने के लिए 2018 में एक आयोग का गठन किया गया। इसी स्वतंत्र जांच आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पत्रिका के इस लेख में ये लिखा गया है कि बच्चों की तरह ही ननों के साथ भी यौन शोषण की घटनाएं रह रहकर बड़ा मुद्दा देश में बनती जा रही। साल 2019 में इन घटनाओं को लेकर पोप फ्रांसिस द्वारा की गई क्षमा याचना का जिक्र करते हुए पांचजन्य ने लिखा है कि ये दबाव में निभाई गई औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि इसके बाद भी इस तरह की घटनाओं में कोई कमी नहीं देखी गई। भारत में भी इस तरह के अपराधों के लगातार मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। पांचजन्य पत्रिका में चेन्नई के मिशनरी कॉलेज, केरल की सिस्टर लूसी, पंजाब के जालंधर में एक महिला के साथ दुष्कर्म के अलावा झारखंड और केरल की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए ये लिखा गया है कि अब भारत में भी लोग चर्च और पादरियों के कारनामों की जांच की मांग कर रहे हैं। पांचजन्य में चर्च की कार्यप्रणाली को लेकर यह आरोप लगाया गया है कि दुनिया भर में ननों की संख्या कम होती जा रही। केरल जैसे राज्य में तो यह संख्या गिरकर केवल 25% तक रह गई है और इसलिए आज भारत में चर्च छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों के गरीब परिवारों की लड़कियों को छल, बल और प्रलोभन के बूते अपने झांसे में ले रहा। बताते चले आपको कि पांचजन्य अपने पुराने अंकों में राहुल गांधी, अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और इन्फोसिस पर भी निशाना साध चुका है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।